नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। क्या सियासत के महागुरु शरद पवार को मात मिल गई है? यह सवाल अब उठना इसलिए लाजमी हो गया है कि जब चुनाव आयोग ने एनसीपी पर शरद पवार गुट के हक को हटाते हुए अजीत पवार की अगुवाई वाले गुट को असली एनसीपी करार दिया है। आयोग ने अपने फैसले में अजीत पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सिंबल दे दिया है। एनसीपी में टूट के बाद अजीत पवार ने चुनाव आयोग में दावा ठोका था। 2000 के तत्कालीन चुनाव परिणामों के आधार पर एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को छिन गया था। अब ये केवल महाराष्ट्र और नागालैंड में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता रखती है। आयोग का फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी तक एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अपना फैसला सुनाना है। एनसीपी प्रकरण में शिवसेना पार्टी बंटवारे की भी झलक मिलती है। वहीं शरद पवार के हाशिए पर आने से इंडिया गठबंधन पर क्या असर होगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह माने जाने वाले शरद पवार इस बार सियासी अखाड़े में चित होते दिख रहे हैं। एनसीपी के विभाजन मसले पर चुनाव आयोग ने अजीत गुट को असली एनसीपी करार दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि तमाम सबूतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है और अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। आयोग ने कहा कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजीत गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की। हालांकि शरद पवार ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। वहीं अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ा दिन है, आज दिवाली है हमारे लिए। एक तो क्योंकि हमें आज चिन्ह और हमको पक्ष मिला है। ये हमारे सब हम कार्यकर्ता अभी हम यहाँ पे आई से आए रहे और हम यहाँ पे पूरा जल्लोष करेंगे और अजीत दादा के साथ पूरा यूथ भी उनके साथ है और पूरा जनसंघ जो जनसंघ है वो भी उनके साथ है। चुनाव आयोग के मुताबिक शरद पवार गुट समय पर बहुमत साबित नहीं कर सका। इसके चलते चीजें उनके पक्ष में नहीं गईं। अजीत पवार गुट के लिए कई वकीलों ने दलीलें रखी, जिनमें मुकुल रोहतगी भी थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी पेशेंस से दोनों साइड्स को सुना। 3-3 घंटे की हियरिंग चलती थी, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। तीनों इलेक्शन कमिश्नर बैठते थे अदालत की तरह और दोनों साइड्स ने कई हजार पेज के दस्तावेज पेश किए थे। उन सबको पेशेंटली देखा, सबको सुना और फिर ये फैसला दिया। 2000 के तत्कालीन चुनाव परिणामों के आधार पर एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को छिन गया था। अब ये केवल महाराष्ट्र और नागालैंड में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता रखती है। पिछले साल अजीत पवार ने बगावत करते हुए एनसीपी को 2 फाड़ कर दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया था। अजीत के साथ कई विधायक भी सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद अजीत ने पार्टी पर अधिकार का दावा किया था और अपने गुट को असली एनसीपी बताया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी अजीत गुट को असली एनसीपी करार दे दिया था। इस फैसले को शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं अब चुनाव आयोग ने भी अजीत गुट को ही असली एनसीपी बताते हुए शरद पवार को बड़ा झटका दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। चलिए, इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़े हैं नीलेश भोसले जी, एनसीपी शरद पवार गुट से। बहुत स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। मुकलेश शेख, एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ गौरव मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत मुकलेश शेख जी आप ही से करना चाहेंगे। कितनी बड़ी जीत है ये अजीत पवार गुट के लिए, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? जी वक्ता जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी काफी अच्छा, बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा है हम सबको, अजीत पवार साहब के पूरे ग्रुप को और देश के जनता और जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं अजीत पवार साहब से जो प्यार करते हैं उनकी पार्टी से, वो असली एनसीपी अजीत पवार साहब है, ये चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। और उसके हम चुनाव के अंदर बेहतरीन अच्छा लोगों के जो है आशाओं पे और खरा उतरेंगे और लोगों के लिए जो है किसानों के मुद्दा और ये सारे महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं सभी समाज के मुद्दे पे हम काम करेंगे और अजीत दादा पवार नेक्स्ट सीएम बनने वाला है, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही मेरा कहना है, मेरे जो पार्टी है वो एनसीपी असली है, वो चुनाव आयोग ने दे दिया अजीत दादा पवार को, उससे हम बहुत खुश हैं, हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश है। ठीक है नीलेश भोसले जी, अब क्या करेंगे सर? चुनाव चिन्ह भी गया, पार्टी का नाम भी गया, और ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं, अब क्या करेंगे सर? देखिए, हमारे लिए ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं थी। हम ये अपेक्षित कर रहे थे, यही हमारी अपेक्षा थी कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को ऑर्डर दिया, उसी प्रकार का ऑर्डर शरद पवार साहब या अजीत पवार की ये कानूनी लड़ाई में होगा और पवार साहब के हाथ से पार्टी खींच के कहीं ना कहीं उनके भतीजे को ये पार्टी देने का काम किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से शिवसेना का ऑर्डर आया था उस वक्त हर कोई ये कह रहा था और लीगल अटकलें ऐसी मानी जा रही थी कि उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं था, और उसके कारण ये पार्टी उन्हीं की है, ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी। लेकिन वही आलम शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं था। पार्टी पूरी तरीके से पवार साहब के कंट्रोल में थी, पवार साहब के नेतृत्व में चल रही थी। और पवार साहब कैसे हो गया सर, जब सब आपके साथ थे, आपके साथ पूरा मत था, फिर ऐसी हालत कैसे पैदा हो गए सर? चुनाव आयोग को फैसला लेना पड़ गया और साफ तौर पर कह दिया पार्टी का नाम भी, चुनाव चिन्ह भी, सब अजीत पवार गुट का होता है। 10 साल से आप एक लाइन सुनते आ रहे होगे मैडम जी, मोदी है तो मुमकिन है। इस देश में आजकल कुछ भी मुमकिन है। सरकार का किसी न किसी एंगल से ऑटोनोमस बॉडी जो है, इलेक्शन कमीशन रहेगी, यूनिवर्सिटीज रहेगी, अलग अलग बॉडीज पे भयंकर दबाव है और उसके डर में, दहशत में कहीं ना कहीं ये सारी ऐसी ऑर्डर्स हो रही है, ऐसा हमारा सीधे तरीके से कहना है। ठीक है, हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। गौरव जी, सुना आपने क्या कहा? मोदी है तो मुमकिन है, आप ही पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि अब कितना फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को इसका? अब तो आपके साथ गठबंधन में भी हैं, शिंदे भी आपके साथ हैं, अजीत पवार भी आपके साथ हैं, कितना फायदा महाराष्ट्र में? देखिए वक्ता जी, जो भी क्षेत्रीय दल रहे हैं और जिन्होंने पार्टी को अपनी मिल्कियत समझ लिया, बेशक उन्होंने स्थापना की पार्टी की, पार्टी को मुकाम तक पहुंचाया और सियासत में सत्ता पर भी वो काबिज हुए, जनता ने उन्हें सत्ता भी दी। लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में एक जो गलतफहमी लोकतंत्र में बना लेते हैं लोग, जैसा कि शरद पवार की बेटी भी बोल रही थी कि किसकी एनसीपी, तो पार्टी को अपनी एक प्रकार से जायदाद बना लेने का जो एक चलन था वो कहीं न कहीं टूटा है। और पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जहां तक चुने हुए विधायकों की बात कर ले या फिर जो जिला की इकाइयां हैं, उन सभी इकाइयों ने एनसीपी शरद पवार गुट के विरोध में, अजीत दादा पवार के पक्ष में अपना मत दिया। और ये फैसला जो आया है, जो सिंबल मिला है अजीत गुट को, और जिस तरीके से ओरिजिनल एनसीपी अजीत दादा पवार की बताई गई, ये अपने आप में कानून के स्थापना की बात है। और जो जनता का और कार्यकर्ताओं का जो मूड है उसको स्वीकार करने की बात है। और मुझे लगता है कि फायदे और नुकसान के आधार पर इन चीजों को देखना उचित नहीं है। जब कोई व्यक्ति जड़ हो जाए और कोई व्यक्ति जिसको चाणक्य है ऐसा बोल करके देश में
पूरा प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा था, वो अपनी पार्टी तक को नहीं संभाल पाया, अपने लोगों तक को नहीं संभाल पाया, और उनके गलत निर्णयों ने इस हालात में जब पहुंचा दिया तो उनके अपने भतीजे ने उनको सबक सिखाया। उसी प्रकार शिवसेना में भी हुआ। आप देखिए, जब गलत निर्णय मुखिया लेगा तो कोई ना कोई बीच में नेतृत्व करने के लिए उभरेगा, और वो नेतृत्व को आज मान्यता मिली है, आज उसका सत्यापन हुआ है, तो इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा और महाराष्ट्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। नीलेश जी, क्या क्या विकल्प है अब आपके पास? फैसला तो आ गया, कहा भी जा रहा है इसका स्वागत किया जाए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, सियासत में बने रहने के लिए आपसे चुनाव आयोग ने 3 नामों का प्रस्ताव रखने के लिए कहा है कि 3 नाम आप बताएं कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह क्या हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आपके फेवर में क्यों नहीं रहा ये फैसला? कहाँ आपसे गलती हो गई, कहाँ आप मात खा गए सर? और आगे की अब रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि चुनाव पास है, सियासत से बाहर भी नहीं हो सकते ये कह दें आप, क्योंकि शरद पवार का नाम ही काफी बड़ा है। राष्ट्रवादी के प्रवक्ता मिश्रा जी ये जो अभी कह रहे थे कि नीतियों के कारण पवार साहब को छोड़ के अजीत दादा ने अलग होने का निर्णय लिया, महोदय को मैं बता देना चाहूंगा कि आपके जो नेता थे नरेंद्र मोदी जी, ये कुछ समय पहले महाराष्ट्र में आए थे। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक आला कमान नेता है जिन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उसको हम 2 ही दिन में जेल में डालने वाले हैं, और उसके तीसरे दिन अजीत दादा को राष्ट्रवादी छोड़ के अपना अलग गढ़ बनाना पड़ा और उनको सत्ता में लेने का काम बीजेपी ने किया। मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा मिश्रा जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो कि राष्ट्रवादी के प्रवक्ता हो, आप अपने दिल में सोच लीजिए और एक बात बताइए, मोदी जी ने सच कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है राष्ट्रवादी के नेता के साथ, या मोदी जी ने झूठ कहा था? अगर मोदी जी ने झूठ कहा था तो आपको उसके लिए मोदी जी से माफी मंगवानी चाहिए, महाराष्ट्र की जनता की और राष्ट्रवादी का नाम बदनाम करने के लिए। ठीक है। और अगर मोदी जी ने सच कहा था तो वो 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नेता को आप सर, अब मेरे जेल में सवाल क्यों का नहीं जवाब डाल रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। सर, अब मेरे मैडम, सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल का निश्चित रूप से जवाब देना चाहूंगा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र का वातावरण है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, महाराष्ट्र हमेशा संघर्ष की भूमि रहा है। यहाँ पे जब जब महाराष्ट्र पे किसी ने अन्याय किया है, फिर वो अफजल खान ने किया होगा या औरंगजेब ने किया होगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। दिल्ली से जब जब यहाँ पे अन्याय होता है, हम बड़ी ताकत के साथ प्रतिकार करने का काम करते हैं। कोर्ट का रुख करेंगे, हम लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे और लीगल लड़ाई से ज्यादा हम लोगों के बीच में जाके अपनी बात को ताकत से वहां पे पेश करने का काम करेंगे। यदि महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के इतिहास में 50 साल में पवार साहब ने कोई विकास नहीं किया होगा तो जनता हमें हमारी ताकत दिखा देगी, हमारी जगह दिखा देगी। और यदि महाराष्ट्र में 50 साल में पवार साहब ने कुछ किया होगा तो उनको विरोधों को, यानी कि अब जनता का फैसला है। एनसीपी की पहचान देखिए शरद पवार से है, मुकेश शेख जी, लेकिन कुछ सालों में अजीत पवार जी की अगर रणनीति देखी जाए, सियासत देखी जाए, तो कहीं ना कहीं उनका गढ़ भी मजबूत हुआ है। लेकिन जो उनके करीबी माने जाते थे शरद पवार के, वो अब आपके पाले में नजर आ रहे हैं। छगन भुजबल हो, धनंजय मुंडे हो, और भी बड़े बड़े नाम है जो अब आपकी तरफ से, दिलीप वलसे पाटिल हूं, ये सब आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। लग रहा है आपको आने वाले चुनाव में इसका फायदा अजीत पवार को मिल सकता है, एक बड़े नाम के तौर पर सियासत में जाने जा सकते हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल फायदा मिलेगा। और दूसरी बात, हमारे नीलेश भोसले साहब ने कहा कि अजीत दादा पावर घोटाला और सारे चीज, बहुत सी चीजें कहा, तो मैं कहूंगा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और मैं ये कहूंगा कि मोरारजी देसाई थे। तो दर तर में कोई विश्वास नहीं रखना चाहिए। जो बात चला गया, जो चीज है वो सामने की बात है। चुनाव आयोग के विषय में हम बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने हमारी चिन्ह जो है घड़ी, आप इतने मजबूती के साथ कह रहे थे कि हमें मिलेगा, शरद पवार की पार्टी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कमियां है। आपके जो ग्रुप है, आपके जो शरद पवार साहब के साथ जो लश्कर अभी है, वो लश्करों के अंदर कमी है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो है ठीक से फील्डिंग नहीं किया है। इसके कारण हमारी जो अजीत दादा पवार साहब के ग्रुप है और अजीत दादा पवार है, और सोते भी कम है, काम ज्यादा करते हैं, और फील्डिंग जो उनके जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो अभी आए हैं, तो वो अपनी पार्टी मजबूत कर रहे हैं और जमीनी स्तर से लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता। तो ये कहना कि फला था, धमका था, हम ऐसा करेंगे, ठीक है, करिए, कोर्ट का दरवाजा खुला है। उद्धव साहब ठाकरे भी इसी तरह कोर्ट गए थे। और दूसरी बात जो है, कार्यकर्ताओं में मतलब आप लोग जीरो हो गए हैं
क्योंकि आपके पास जो भी चीज दिया हुआ था आशीर्वाद, वो आशीर्वाद अजित पवार को शरद पवार ने दे दिया है। भले आपको दिखा के नहीं दिया होगा, भले लड़ाई के अंदर वो बोल नहीं सक रहा होगा, वरिष्ठ है, पिता समान है शरद पवार। पवार साहब ने आशीर्वाद अगर मन से दिया होगा कभी ना कभी, तो ये चिन्ह जो है हमारे अजित दादा पवार के ग्रुप और अजित पवार को मिला है। एनसीपी अजित पवार के पक्ष में चुनाव आयोग जो है बहुत बड़े पद पे देश उनके अंडर से चलता है। वो आप आरोप लगा सकते हैं मोदी, वो आरोप लगा सकते हैं अमित शाह, देवेंद्र जी, शिंदे साहब, ठीक है, वो तो बाद में जनता तय करेगा। लेकिन फिलहाल तो हम जीत चुके हैं। फिलहाल हमारे लोग जो है घड़ी हमारे अजित दादा पवार के जो ग्रुप और अजित पवार को मिल चुकी है, उनके साथ और भी लोग, शरद पवार के बहुत से लोग टूट के आने वाला है। मेरे पास ऐसा खबर है, बहुत लोग। जी गौरव जी, देखिए क्या जिस तरह से लगातार नीलेश जी कह रहे थे कि जनता जनार्दन है, जनता ही तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है। शरद पवार ने जितना अभी तक काम किया है उसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं शरद पवार ने उतना काम किया है कि जनता उन्हें सपोर्ट कर सके। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर, क्या विक्टिम कार्ड खेलने का ये जो शरद पवार का जो चीज है ये बन सकती है, अवसर बन सकता है? क्योंकि हमने राजनीति में कई बार देखा है कि समीकरण और मुद्दे पर इससे ज्यादा ये भारी पड़ जाता है। तो ऐसे में जनता का साथ इतना रहा, 40 साल की सियासत रही उनकी, 40 साल से राजनीति करते आ रहे हैं और 83 साल की उम्र में भी ये कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में आपको लगता है कि जनता का दिल कहीं ना कहीं तो पिघल ही सकता है और ये आपके फायदे का सौदा नहीं है? गुप्ता जी, एक बात तो समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है, वो विशेष रूप से युवाओं का, क्योंकि सबसे युवा देश है और युवा बहुत समझदार है और रीजनिंग करना जानते हैं। कोई भी 84 या 85 या 90 वर्ष का व्यक्ति भावनाओं के अतिरेक में देश के युवाओं को बहका नहीं सकता। उसे प्रमाणित करना होगा, उसे परफॉर्म करना होगा। मोदी जी इस उम्र में भी जिस तरीके से काम करते हैं, उस तरीके से एक युवा या जो अपने आप को नेता कहता है काम करे और तब उसके बाद वो प्रमाणित करे तो निश्चित रूप से जनता स्वीकार करेगी। शरद पवार जी जिस तरीके से अपना नेतृत्व पार्टी के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे थे या फिर अपनी पुत्री को नेता बनाकर थोपने का प्रयास कर रहे थे, कहीं न कहीं उनके पार्टी में ही अंतर्द्वंद लगातार चल रहा था। उसे स्वीकार करने के लिए उनके कार्यकर्ता, उनके जिले की इकाइयां, उनके मंडल की इकाइयां स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और इस सच्चाई को जब नहीं स्वीकार करेंगे तो परिणाम इसी प्रकार के आएंगे। हाँ, ये बात सही है कि वो परिवार के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद अजित दादा पवार को मिल जाए, ये अच्छी बात है, ये सुखद संकेत है और मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए सभी को। लेकिन जनता केवल और केवल विकास के साथ जाएगी और वो विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी के साथ ही लगा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी की गारंटी जो है, मोदी की गारंटी गांव गांव शहर शहर घूम रही है और उसी के साथ जनता का मूड है और जनता के मूड के साथ ही क्षेत्रीय दल भी लेकिन अभी सर पूरा खेल खत्म हुआ नहीं है ना सर, चलने के लिए तैयार है। खत्म हुआ नहीं है ना, अभी तो शरद पवार जी के पास, उनके गुट के पास एक विकल्प बचता है ना, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वक्ता जी आप देखिए, शरद पवार गुट जो है इंडिया अलायंस में कितना प्रोमिनेंट चेहरा रहा है शरद जी का, लेकिन क्या स्थिति हुई, वहाँ भी ढाक के 3 बात हो गए, वहाँ भी तिनके की तरह निकाल के बाहर किया गया, पूरा इंडिया अलायंस का ही अलायंस बिगड़ गया। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।